कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां पर हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का दुश्मन है। यहाँ न तो कोई कानून है, न तो कोई सरकार, न तो कोई स्टेट। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में ऐसा क्यों कहा? हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य का स्वार्थी एवं शक्ति को प्राप्त करने वाला स्वभाव है? जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों विचारकों के बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हॉब्स के बारे में। हॉब्स का जन्म कब हुआ था? तो हॉब्स का जन्म हुआ है 1588 ईस्वी में। यह कहाँ का थिंकर है? तो यह एक इंग्लिश फिलोसफर है। ठीक है, तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में इसका जन्म तब हुआ था जब वहां पर सिविल वार चल रहा था। इंग्लैंड में इसके जन्म के समय गृह युद्ध चल रहा था। इसने कहा कि मैं और भय जुड़वा भाई बताया है, क्योंकि इसका जन्म जो है समय से पहले हो गया था, इसलिए ये अपने को और भय डर को जुड़वा भाई बताता है। इसने पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने का प्रयास किया और इसने जो वैज्ञानिक भौतिकवाद का मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक का मतलब साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज घटित हो रही है तो उसके पीछे का क्या कारण है, रीजन पता लगाने का प्रयास करता है, इसलिए उसको वैज्ञानिक पता है। भौतिकवाद इसलिए कहता है क्योंकि जो वास्तविक जगत में जो चीजें हो रही हैं उसकी बातें करता है। धर्म और जो रिलीजन की जब पहले बातें होती थी कि चर्च मनुष्य के जीवन में सब कुछ होता है, तो उससे ये दूर ले जाता है और जो वास्तविक जगत में जो चीजें होती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है, इसीलिए बोलते हैं वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक का मतलब होता है कि जो भी कारण बताया जाएगा कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी, सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा, ऐसा बताया जाता है। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं हम लोग देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी बुक है। तो सबसे फेमस बुक है लेवियाथन। 1651 में बुक आती है जिसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें इसी में बुक में बताई गई होती है। इसकी इनकी एक प्रमुख बुक है डी सीवे, डी कार्पोरे और एलिमेंट ऑफ लॉ। आइए ह्यूमन नेचर देखते हैं कि हॉब्स ने ह्यूमन नेचर कैसा बताया है। तो हॉब्स के अनुसार जो ह्यूमन नेचर होता है उसने काफी निगेटिव बताया, नकारात्मक बताया है कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है जो केवल अपनी इच्छा और स्वार्थ से संचालित होता है। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है? तो अहंकारी, झगड़ालू और शक्ति का भूखा है। वह हमेशा दूसरों पर हावी होना चाहता है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। आइए हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा हॉब्स ने क्यों बताया, क्योंकि उसने सिविल वार देखा होता है और निगेटिव चित्रण करता है। अब आते हैं स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। प्राकृतिक अवस्था से मतलब ये होता है कि एक ऐसी अवस्था जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि ये राजा, उसके बाद अगला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अगला राजा। पॉलिटिकल साइंस में ये जो विचारक हैं ये बताएंगे कि स्टेट का निर्माण, सरकार का जन्म होने से पहले की अवस्था कैसी थी, सरकार कैसे बनी, यानी समाज और सरकार किस प्रकार से आया। सब जैसे पहले के लोग क्या होते थे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य का विकास क्रम पहले बंदर से कैसे आदमी बना, आदमी बनने के बाद सरकार कैसे बना, राज्य कैसे बना, राज्य का मतलब संप्रभुता कैसे आई, सॉवरेंटी कैसे आई, कोई व्यक्ति पर कंट्रोल करने के लिए राजा का जन्म कैसे होता है। तो इससे पहले की अवस्था तो क्या होती है, प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स कहता है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं था, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था थी, यानी निरंतर युद्ध की स्थिति थी जहां हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का शत्रु होता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था, पावरफुल होता था, वो कमजोर लोगों का शोषण करता था। ठीक है, यहाँ कोई कानून नहीं था। प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार क्या होता है कि तर्क की अवस्था होती है। 19 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों को जिक्र करते हैं कि उस समय ऐसे कानून हुआ करते जो तर्क के आधार पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति बनाता था। ठीक है, यहाँ हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का शत्रु होता था। मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय मतलब शक्तिशाली का हित न्याय होता था, जो पावरफुल होता था वो अपने अनुसार शोषण करता था। हॉब्स की देखिए अवस्था है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, दीन, पवित्र, पार्श्विक और अल्प, छोटा होता था, गरीब होता था। ठीक है, इस स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सामाजिक समझौता किया जाता है। ठीक है,
इस अराजकता को समाप्त करने के लिए और अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए आपस में व्यक्तियों द्वारा एक समझौता किया जाता है। समझौते में जो होता है, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है और कहता है कि मैं अपनी जो अधिकार है वो इस व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता है, उसको हॉब्स लेवियाथन कहता है। एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता है, हॉब्स उसको क्या कहता है, लेवियाथन बोलता है। और हर व्यक्ति के साथ समझौता करता है। प्रत्येक व्यक्ति से यह कहता है कि मैं अपने अधिकार इस व्यक्ति यानी लेवियाथन को देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि तुम भी दो। ठीक है, मैं अपने ऊपर शासन करने के अधिकार इस व्यक्ति को दे सौंपता हूं, इस शर्त पे कि तुम भी इस अधिकार को दो। ठीक, तो ये जो व्यक्तियों का आपस में समझौता होता है, इससे राज्य का जन्म होता है, लेवियाथन का जन्म होता है, राजा का जन्म होता है, सरकार का जन्म होता है, संप्रभुता का जन्म होता है। एक ही समझौते से क्या होता है कि हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति के साथ समझौता किया और अपने जो ऊपर शासन करने का अधिकार है वो किसको दिया, लेवियाथन को दिया है। तो क्या व्यक्तियों के पास कोई अपना अधिकार रह गया? केवल आत्मरक्षा का अधिकार रह जाता है। बाकी समस्त अधिकार, अपने ऊपर कानून नियम कानून बनाने का अधिकार किसको दे देते हैं लोग? लेवियाथन यानी संप्रभुता, संप्रभुता यानी राज, सरकार, राजा, वो व्यक्ति होता है, वो अब का नियम कानून बनाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग हॉब्स का ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। एक पक्षी समझौता है। एक पक्षी समझौता का मतलब क्या होता है कि यह व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच समझौता है। इसमें जो लेवियाथन यानी जो राजा है उसकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक, निरंकुश संप्रभु है, यानी जो हॉब्स का जो संप्रभु है यानी जो राजा है, वो क्या है कि उसके पास असीमित शक्तियां हैं, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करता है, यानी सर्वोच्च है, असीमित है, निरंकुश है। शांति की स्थापना, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि सबका सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी, इसको समाप्त किया जाए। वर्ड ध्यान दीजिएगा, सबका सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी, इसको समाप्त करने के लिए क्या आता है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए यह समझौता किया जाता है। अधिकारों का पूर्ण त्याग, यानी व्यक्ति अपने ऊपर जो कानून बनाने की शक्ति है उसका त्याग कर देता है। जीवन की रक्षा का अधिकार, व्यक्ति के पास केवल आत्मरक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, बाकी कोई अधिकार इसके पास नहीं होता है। तो संप्रभुता के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या होता है? तो देखिए, सॉवरेंटी मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेट का निर्णय लेने की क्षमता। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर मोदी जी हमारे यहाँ संप्रभुता किसमें है, प्रधानमंत्री, संसद प्रधानमंत्री में है। तो भारत पर निर्णय लेने के अधिकार किसके पास है? जो जिसको हम लोगों ने चुन के अपने यहाँ भेजा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे देश की सरकार, अगर हमारे यहाँ देश की सरकार को पर कोई दूसरे देश का सरकार नियंत्रित कर रहा है, तो माना जाएगा कि हमारे देश में संप्रभुता नहीं रह गई है। जैसे 1947 से पहले भारत में संप्रभुता नहीं थी, ब्रिटेन में भारत की संप्रभुता कहाँ थी? ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन यहाँ पर नियंत्रित करता था। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को नियंत्रण करने की, निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, तो इनका जो लेवियाथन, आपस में लोगों ने समझौता किया और एक लेवियाथन को बनाते हैं। तो लेवियाथन के पास क्या क्या शक्ति होती है ये बताया जाएगा। देखिए, निरंकुश शक्ति है, यानी कि इसके पास शक्ति असीमित है, अविभाज्य है। एक व्यक्ति है, उसकी शक्ति को बांटा नहीं जा सकता है, अपरिवर्तनशील है। यानी एक बार जब लोगों ने समझौता कर लिया, राजा को बना लिया, तब वो बने रहेगा, ये नहीं कि उसको बदल दिया जाए। ठीक है, विद्रोह का अधिकार नहीं, विद्रोह का छोटी छोटी बातों में विद्रोह का अधिकार नहीं, केवल आत्मरक्षा का अधिकार लोगों को अपने पास है। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो हॉब्स के निरंकुश चरित्र को दिखाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हॉब्स का लेवियाथन एक निरंकुश है, तो उस पे की ये विशेषताएं आप लोग को लिख देनी है। देखिए, अब दूसरी क्वेश्चन आता है कि हॉब्स जो है इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद की बात करता है। व्यक्तिवाद की बात कैसे करता है कि हॉब्स ने लोग राज्य क्यों बनाए हैं? राज्य बनाए हैं अपनी भलाई के लिए, अपनी व्यक्तियों की भलाई के लिए राज्य की निर्माण किया गया। जीवन की रक्षा करना उनका उद्देश्य है, और जो संप्रभु है यानी लेवियाथन है, उसको जान लेने का अधिकार नहीं है। आत्मरक्षा का अधिकार लोगों को राज्य निर्माण होने के बाद भी दिया गया है, यानी प्राकृतिक अवस्था में भी वो था। राज्य का भी निर्माण व्यक्तियों के लिए किया गया है, उनको अधिकार दिए गए हैं, आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। हॉब्स की आलोचना ये हम लोग देखते हैं। मानव स्वभाव को क्या इन्होंने बताया? स्वार्थी एवं हिंसक बता दिया है।
ठीक है, भय के आधार पर स्थापित किया है। राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं करता है, जो लेवियाथन है वही राज्य है, वही सरकार है। ठीक है, राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। इसका महत्व एवं प्रभाव हम लोग देखते हैं। धर्म से अलग करता है, संप्रभुता की व्याख्या करता है, सॉवरेंटी की आगे ऑस्टिन वगैरह भी करते हैं जाकर व्याख्या। उपयोगितावाद के बीज मिलते हैं। मैक्सी बोलता है कि हाब्स अंग्रेजी बोलने वाली जातियों में पैदा होने वाला महानतम राजनीतिक दार्शनिक था, और कुल मिलाकर हाब्स का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जहां शांति और सुरक्षा बनी रहे। हालांकि उन्होंने निरंकुश शासक का समर्थन किया, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य जो था वह व्यक्ति की सुरक्षा करना था। ठीक है, लॉक के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। जॉन लॉक जो है कई मॉडर्न जो संविधान आप लोग देखते हैं उसके जन्मदाता माने जाते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे तत्व जो आप लोग को दिखाई देते हैं उसके जो जन्मदाता हैं वो जॉन लॉक को माना जाता है। तो जॉन लॉक कहाँ के फिलासफर हैं? तो जॉन लॉक ब्रिटिश फिलासफर है। जॉन लॉक को उदारवाद का जन्मदाता माना जाता है। उदारवाद, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है जॉन लॉक को। जॉन हॉब्स ने, जहां हम देखते हैं कि हॉब्स ने निरंकुशता का सपोर्ट किया है, एक लेवियाथन बनाया, लेवियाथन को सारी शक्तियां दे दी। वहीं पर जॉन लॉक स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी के सपोर्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, संवैधानिक शासन के सपोर्ट करते हैं। यानी शासन जो है जनता के लोकतंत्र के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा मानते हैं जॉन लॉक। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसमें बहुत सारे तत्व जॉन लॉक के विचारों पर आधारित हैं। तो जॉन लॉक की पुस्तकें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो जॉन लॉक की जो पुस्तक है वो सबसे फेमस पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। 1690 में पुस्तक लिखती हैं, ये बुक इनका 1690 में, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने दो लोगों के विचारों का खंडन किया है, एक रॉबर्ट फिल्मर के विचारों का खंडन किया है, दूसरा हॉब्स के विचारों का खंडन किया है। इसीलिए इसको कहते हैं शासन पर दो निबंध। इनकी दूसरी जो बुक है वो है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव स्वभाव के संबंध में निबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में ही बेटर रहेगा। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में बुक आती है। इसमें इन्होंने अनुभववाद, इंपीरियलिज्म पर विचार दिया है। लेटर ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता पर पत्र, इनकी एक और बुक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि लॉक ने मानव स्वभाव की कैसी व्याख्या की है। तो जहां पर हम लोग देखते हैं कि हॉब्स का जो मानव स्वभाव होता है वो काफी निगेटिव, मनुष्य के बारे में काफी निगेटिव अपनी चर्चा करता है। वहीं लॉक जो है वो सकारात्मक, पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं लॉक। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य अपने नेचर में रेशनल और सोशल है, सामाजिक और विवेकशील प्राणी है। सामाजिक का मतलब ये होता है कि समाज में रहने वाला है, विवेक का मतलब होता है कि अपने माइंड से अपना चिंतन प्रोसेस करता है। और इन्होंने मनुष्य को शांति प्रिय बताया, शांति प्रिय बताया है, नैतिक बताया है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला बता दिया है। जो नैतिकता होती है, मोरालिटी, वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, ऐसा इनका मानना है कि वो शांति प्रिय व्यक्ति होता है, कोऑपरेटिव नेचर में होता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, प्रेम, दया, सहयोग की भावना उसके अंदर होती है। तो कुल मिलाकर मनुष्य को पीस लविंग बताते हैं और बताते हैं कि मनुष्य में क्या होती है, एक अच्छा विचार लॉक के अनुसार होता है। मनुष्य क्या होता है? एक अच्छा प्राणी होता है, नैतिक होता है, दूसरों को सहानुभूति रखता है। ठीक, लॉक का हम लोग इसी के उल्टा देखे थे और हॉब्स का हम लोगों ने इसके उल्टा देखा था। लॉक क्या बताता है कि मनुष्य शांति प्रिय होता है, अच्छा होता है। तो जब ऐसा होता है तो प्राकृतिक अवस्था कैसा रहा होगा? प्राकृतिक अवस्था भी अच्छा ही रहा होगा। प्राकृतिक अवस्था का मतलब होता है स्टेट ऑफ नेचर, उसका मतलब ये होता है कि राज्य के बनने से पूर्व अवस्था, यानी जब मनुष्य का हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं, बंदर से किस प्रकार मनुष्य बनता है, मनुष्य से परिवार बना होगा, परिवार से कैसे स्टेट बना होगा, राजा कैसे आया होगा। तो राजा से आने से पूर्व वाली अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। सरकार बनने से पहले, स्टेट बनने से पहले की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। और प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स कैसी अवस्था बताता है कि युद्ध की अवस्था थी, मारकाट की स्थिति और सबके विरुद्ध सबके संघर्ष की स्थिति थी। वही हॉब्स कहता है कि यह शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था थी। देखिए, जो हॉब्स लॉक का यह प्राकृतिक अवस्था है, यह राजनीतिक से पूर्व है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है, यानी यहाँ पर सामाजिक है। ठीक है, अभी राज पॉलिटिकल नहीं बना है लेकिन समाज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसी अवस्था है? शांति, सद्भावना और
सहायता की व्यवस्था थी। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार रहते थे, लेकिन राज्य बना, स्टेट बना, तो कुछ तो कमी रही होगी प्राकृतिक अवस्था में, जिसके कारण राज्य का निर्माण करना पड़ा। तो बाद में क्या होता है कि प्राकृतिक अवस्था की 3 कमियों को लॉक बताता है कि कानून की कोई निश्चित व्याख्या नहीं थी। जो प्राकृतिक नियम कानून थे उनका कोई निश्चित व्याख्या नहीं होता था, ठीक है। और क्या होता था कि कानून को लागू करने के लिए कोई एक संस्था नहीं थी। जो कानून थे उनको लागू करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। और सजा, मान लीजिए कानून का कोई पालन नहीं करता है तो उसको जो डिसीजन देने वाली कोई बॉडी नहीं होती थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की जाती है। इससे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में कुछ जो अधिकार होते हैं उसको प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। तो लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जिन्हें स्टेट भी छीन नहीं सकता है। 3 प्रकार के अधिकार लॉक बताता है। पहला बताता है राइट टू लाइफ। ये जो राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार जो होता है, ये मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जीवन का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अधिकार इन्होंने बताया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। अब देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है कि फ्री होकर कोई भी काम कर सके। ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार होता है। तीसरा इन्होंने बताया है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार में गिना जाएगा। तो लॉक ने कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बनाए, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक समझौता क्यों होता है। तो जो हमने कमियां बताई थी कि कानून का कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, सजा देने वाला नहीं है, उसको दूर करने के लिए सामाजिक मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके 2 स्टेजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला जो स्टेज है उसमें नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का जन्म होता है। सिविल सोसाइटी का जन्म कैसे होता है, तो लोगों ने आपस में समझौता किया। लोगों ने आपस में समझौता किया, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार जो है अपने सोसाइटी को सौंप देते हैं। अपने समस्त अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार समाज को दे देते हैं। उसको कहते हैं पहला समझौता हुआ, जिससे सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का जन्म होता है। जो दूसरा समझौता होता है उसमें सरकार का जन्म होता है। और ये दूसरा समझौता समाज और राज्य के बीच में होता है, सोसाइटी और स्टेट के बीच में होता है, जिससे किसका जन्म होता है, सरकार, गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो पहला समझौता हम लोग देखते हैं कि सहमति पर आधारित था, लोगों के आपस में कंसेंट पर आधारित था। सरकार केवल एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। तो सरकार की जो विशेषताएं हम लोग देखते हैं, तो सरकार की विशेषताएं लॉ क्या नया चीज बताता है लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सीमित और संवैधानिक सरकार की बात करता है। मैंने आप लोग बताऊं कि जो हॉब्स रहता है वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करता है, यानी निरंकुश संप्रभुता जिस राजा में होगी वो असीमित अधिकार रखता है। लेकिन लॉक सीमित संप्रभुता की बात करता है, यानी सरकार की शक्तियां जनता की भलाई के लिए हैं। सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। अगर इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में सरकार विफल रहती है तो जनता विद्रोह के माध्यम से सरकार को बदल देगी। अब देखिए, लॉक ने शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर के भी विचार दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने कार्यपालिका, सरकार को राज्य से अलग किया है, ठीक है। इसके अलावा लॉक जो है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की भी बात करते हैं। लॉक को कट्टर व्यक्तिवादी माना जाता है। व्यक्तिवाद क्या होता है कि जो लास्ट में हमारा गोल है, रिजल्ट, वो व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए। लास्ट में हम किसके लिए, स्टेट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, साध्य मतलब गोल। हमारा जो गोल है वो क्या है, वो व्यक्ति है, न कि समाज है, व्यक्ति का कल्याण है। राज्य क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए साधन। सरकार का निर्माण क्यों किया गया है, ताकि व्यक्ति की भलाई हो सके, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा हो सके, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सके, व्यक्ति के जीवन के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए राज्य का जन्म होता है। तो लॉक के जो उद्देश्य होता है राज्य के जन्म का, उसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की भलाई। इसीलिए राज्य लॉक को क्या माना जाता है, व्यक्तिवादी माना जाता है। हम इसकी विशेषताएं देखते हैं तो दोहरा समझौता होता है। जो जिसका सामाजिक समझौता है, ये 2 प्रकार का दोहरा समझौता है। पहला स्टेज में क्या होता है, व्यक्ति का आपस में समझौता होता है, समाज का निर्माण होता है। जो दूसरा समझौता है उसमें
समाज और सरकार के बीच में होता है, जिससे किसका स्थापना होता है, जिससे सरकार का जन्म होता है। समाज और राज्य के बीच में होता है, जिससे सरकार का जन्म होता है। और ये अगली विशेषता है कि जन सहमति पर आधारित होती है, यानी राज्य सरकार जो होती है वो जनता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती है। इसकी अगली विशेषता यह है कि सीमित और लिमिटेड और एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात की जाती है। जो हॉब्स का जो राजा होता है वो निरंकुश होता है, उसको जनता के विरुद्ध हो जा सकता है, केवल आत्मरक्षा का अधिकार जनता को मिला होता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है जनता की भलाई के लिए काम करती है, प्राकृतिक नियमों कानूनों से बंधी होती है। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना जो है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। शक्तियों का विभाजन की भी बात करते हैं लॉ। यहाँ पर लॉ जो है सरकार के कार्यों में बंटवारा करते हैं, सरकार के कार्यों में बनाने वाली जगह अलग और उनको लागू करने वाले अलग की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात करते हैं। क्रांति का भी अधिकार जो है जनता को देते हैं कि अगर जनता के अधिकारों को की रक्षा करने में सरकार विफल रहती है तो सरकार को बदल दिया जाना चाहिए। राज्य एक साधन बताते हैं, राज्य को साधन बताते हैं, व्यक्ति को साध्य बताया है यहाँ पर। तो लॉ का महत्व हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जनक माना जाता है, उन्होंने संविधानवाद का पिता माना जाता है। उन्होंने सीमित और संवैधानिक शासन की बात कही है कि सरकार को जनता के मुताबिक कार्य करना चाहिए। उनके विचारों से ही इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में होता है, उनके ये वैचारिक आधार प्रदान करने वाले कौन व्यक्ति हैं? लॉक है। ठीक है, लॉक के विचारों पर आगे चल के अनेक क्रांति भी हुई हैं। तो लॉक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इन्होंने स्थापित किया कि ईश्वर द्वारा नहीं सरकार, बल्कि जनता की इच्छा से सरकार चलनी चाहिए। ठीक, आइए रूसो के बारे में हम लोग देखते हैं। जीन जैक के रूसो, जीन जैक के रूसो का जन्म कब हुआ है? तो 1712 ईस्वी में हुआ है। यह फ्रांस के रहने वाले विचारक हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके ऊपर कई कई जंजीरें लगाई गई, समाज की, राज्य की, संपत्ति की, उसकी तमाम जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पैदा वो स्वतंत्र होता है लेकिन जो जंजीरें हैं उसमें जकड़ा होता है। तो रूसो ऐसा क्यों कहते हैं, इसका पीछे का कारण है कि मनुष्य का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, ये सब हम जानेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स में भी हमने यही सब देखा इसका कि ह्यूमन का नेचर कैसा होता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है। उसके बाद में हमने देखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद की स्थिति क्या थी। लॉक में हमने भी यही देखा, रूसो में भी हम लोग यही देखेंगे। तो रूसो जो है पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करता है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है, और एक लोकतंत्र का अग्रदूत इसको बोला जाता है। और इसकी रचनाएं हम लोग देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी 1755 में, इमाइल, ठीक है, शिक्षा पर आधारित एक ग्रंथ है। रूसो के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रूसो जो है एक लेख लिखता है जिसमें वो जो आधुनिक समाज है, कला एवं विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया, ऐसा रूसो की एक लेख आती है, उसको पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद रूसो चर्चा में आता है, रूसो ने अपने विचार दिए। उसके बाद मनुष्य का नेचर, ह्यूमन नेचर कैसा बताया है रूसो? तो रूसो के अनुसार जो मनुष्य था वह न तो बहुत बुरा था न तो बहुत ज्ञानी था। नोबेल सैवेज, जो आदर्श जंगली बताया है। रूसो ने क्या बताया? आदर्श जंगली, इसको वर्ड जो है नोबेल सैवेज की बात करता है कि इनोसेंट था, हैप्पी था, इंडिपेंडेंट था और सेटिस्फाइड था। क्या क्या था? इनोसेंट मतलब भोला भाला था, हैप्पी मतलब खुश रहता था, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र था, और सेटिस्फाइड संतुष्ट रहता था अपने जीवन से। प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का नेचर है वो ऐसे ही, मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो ऐसे ही, आत्म प्रेम की भावना है और दया इसके अंतर्गत पाई जाती है, सेल्फ लव इसके पास पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। जो मनुष्य का स्वभाव हमने देखा कैसा था, अच्छा बताया है कुल मिलाकर। हॉब्स ने कैसा बताया, लॉक ने कैसा बताया, रूसो ने अच्छा बताया। ठीक है, रूसो अब प्राकृतिक अवस्था को भी स्वर्ण युग मानता था कि ये बहुत बढ़िया थी, सब समान थे। ठीक है, गोल्डन एज हुआ करता था, कोई ईर्ष्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आती है
तो सभ्यता को समाप्त करती है। लोगों ने कहा कि जमीन के टुकड़े पर अपना श्रम लगाकर बोला कि यह मेरा जमीन है। इसके बाद से निजी संपत्ति का, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब उदय होता है, उसके बाद यह मेरा है या तेरा है की भावना विकसित हुई, जिसके से क्या होता है, युद्ध की भावना, चोरी हत्याएं शुरू हुई, अराजकता शुरू होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा था? मनुष्य का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। सुख पाए, संतुष्टि पूर्वक वह जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? वो भी काफी अच्छी थी। स्वर्ण युग था, नोबेल, सैवेज, आदर्श बर्बर जंगली की अवस्था थी, ऐसा रूसो कहता है। लेकिन निजी संपत्ति के विकास ने क्या किया? निजी संपत्ति के विकास होने से यह मेरा है या तुम्हारा है की भावनाएं विकसित होती हैं, जिससे क्या होता है कि भ्रष्ट हो जाता है मनुष्य। अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत इसी अराजकता से बचने के लिए पड़ती है। और अराजकता से बचने के लिए क्या होता है कि व्यक्तियों ने अपने अधिकार, जो समझौता हुआ, किसी राजा को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को सौंप दिया। इंटायर कम्युनिटी को कैसे सौंपे अधिकार, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समाज का हर व्यक्ति संप्रभु, यहाँ समाज का जो एक व्यक्ति है, सब व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी संप्रभुता निहित है। पॉपुलर सॉवरेंटी की बात इसी के लिए की जाती है, जन संप्रभुता की बात की जाती है। इससे जो ये संस्था बनती है उसको रूसो ने सामान्य इच्छा कहा है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल विल क्या होता है? तो देखिए जनरल विल के बारे में रूसो बताता है कि मनुष्य में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक्चुअल विल यानी यथार्थ इच्छा, यह व्यक्ति के स्वार्थ परक इच्छा होती है। यह व्यक्ति की कैसी एक्चुअल विल क्या होती है? व्यक्ति की सेल्फिश इच्छा होती है। और पर्सनल डिजायर होता है, अपना डिजायर होता है, उसको पूरा करना चाहता है आदमी। रियल विल यानी आदर्श इच्छा क्या होती है? वह इच्छा जो समाज के कल्याण के लिए होती है। वह इच्छा, मनुष्य की 2 प्रकार की इच्छाएं, एक्चुअल विल जो उसकी स्वार्थपरक इच्छा होती है, और रियल विल आदर्श इच्छा जो पूरे समाज के कल्याण के लिए होती है। और इसके बाद देखिए सामान्य इच्छा जो होती है, सामान्य इच्छा सभी प्रकार के आदर्श इच्छा जो समाज के कल्याण की व्यक्ति की इच्छा है, उनका योग बताता है। यह हमेशा लोकहित में होता है, या कल्याणकारी होता है, या सबसे हमेशा अच्छा होगा। कुल मिलाकर बात यह है, सामान्य इच्छा जो होती है वो जनता के हित में होती है। तो रूसो में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो सामान्य इच्छा में निवास करती है। यह सामान्य इच्छा क्या होता है? तो सभी प्रकार के आदर्श इच्छाओं का योग होती है, और मनुष्य के हित में होगा हमेशा ये, ठीक है। बहुमत की इच्छा नहीं होती है। सामान्य इच्छा जो होती है बहुमत की इच्छा नहीं होती है। वो एक रियल जो आदर्श इच्छा है, जो आदर्श इच्छा है उसका योग है। कुल मिलाकर जो सामान्य इच्छा है वो सब हमेशा कल्याणकारी रहेगा। देखिए आइए देखते हैं हम इनका कि संप्रभुता और लोकतंत्र के बारे में क्या बताएं। तो संप्रभुता मतलब पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पॉपुलर सॉवरेंटी की बात कौन किया है? तो पॉपुलर सॉवरेंटी, जन संप्रभुता, रूसो का यह विचार है। रूसो के अनुसार जो सॉवरेंटी है वो जनता में निहित है, किसी राजा में नहीं है, सामान्य इच्छा में निहित है। सामान्य इच्छा क्या है? सबके कल्याण की इच्छा है, पूरे समाज के कल्याण की इच्छा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे जो अभी हम लोग डेमोक्रेसी देखते हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमने किसको चुना है? सांसद को चुना है। संसद, पार्लियामेंट में क्या सांसद लोग कितने अपने लोकसभा में कितने 543 मेंबर हैं, तो उतने मेंबर में प्रधानमंत्री का चुनाव जो बहुमत आता है उससे होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि सारे लोग बैठकर किसी मामले में निर्णय ले। भारत में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि करोड़ों अरबों की आबादी है यहाँ पर, तो 100 कितने 45 करोड़ जनता है, इसीलिए भारत में संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन रूसों के अनुसार प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो बेहतर होता है। कानून जो है सामान्य इच्छा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। कानून क्या होता है? जो सामान्य इच्छा होता है वही कानून होता है। रूसों के विचार व्यक्तिवाद और समाजवाद में हम लोग देखते हैं तो व्यक्तिवाद को सर्वोपरि मानते हैं, और समाजवाद में उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति को सारी बुराइयों की जड़ बताया है और समानता पर जोर दिया है। यानी व्यक्तिवाद की भी बात की है, समाजवाद की भी बात की है, निरंकुशता। चूंकि सामान्य इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कुछ विचारक कहेंगे कि ये निरंकुशवादी है। सामान्य इच्छा जो कहेगी, हालांकि समाज इच्छा क्या है? समाज के हित की इच्छा ही होती है। इनका महत्व देखते हैं तो इनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा इन्हीं की देन है, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र में समाजवाद, लोकतंत्र दोनों में इनका इंपॉर्टेंट रोल है।
आइए अब देखते हैं तीनों हॉब्स, लॉक, रूसो के मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स क्या बताता है? स्वार्थी है, हिंसक है, असामाजिक है। लॉक क्या कहता है? सामाजिक है, विवेकशील है। और रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है अच्छा है, समाज उसे भ्रष्ट करता है। जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसा है? सबका सबके खिलाफ युद्ध, हॉब्स बताता है। लॉक कहता है शांति एवं समानता की स्थिति है। रूसो भी कहता है स्वतंत्रता एवं समानता की स्थिति है। प्राकृतिक अधिकार जो होता है कि राज्य के जन्म होने से पहले कौन कौन से अधिकार थे, तो हॉब्स के समय हॉब्स जो है आत्मरक्षा का अधिकार देता है। लॉक जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, काफी इंपॉर्टेंट है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। और यहाँ स्वतंत्रता और समानता पहले के समय में थी। लोग जो है आदर्श बर्बर की स्थिति थी, भोला भाला पशु के समान व्यक्ति रहता था, उसको दुनिया से मतलब नहीं रहता था प्राकृतिक अवस्था में। संपत्ति के विकास ने मनुष्य को खराब किया है। सामाजिक अनुबंध हम लोग देखते हैं तो एक लेवियाथन को चुना जाता है। इसमें लोग सरकार बनाने के लिए कुछ अधिकार अपने सौंप देते हैं। यहाँ जो है सामान्य इच्छा के अधीन होता है। सॉवरेंटी देखिए पूर्ण और निरंकुश है, सीमित और उत्तरदायी लाभ में है, और संप्रभुता जनता में नहीं थे, किसमें? रूसो में। वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, मतलब अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर एक बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा। विद्रोह का अधिकार जनता को विद्रोह का अधिकार हॉब्स नहीं देता है, ठीक है। कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्लास में कर दिया जाएगा। जैसे हॉब्स में भी जरूरत पड़ेगी कि हॉब्स को व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद, ऐसा क्यों, संप्रभुता, ठीक है, कई चीजें एक्सप्लेन करने की और जरूरत पड़ेंगी। तो सरकार अधिकारों का हनन करे तो विद्रोह का अधिकार लॉक देता है, और जनता सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन को बदल सकती है, ठीक है। ये रूसो का कहना है। राज्य का स्वरूप ये निरंकुश है, यहाँ संवैधानिक है, यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात तो रूसो करता है। मुख्य उद्देश्य देखिए जो हॉब्स का है वो शांति सुरक्षा बनाए रखना। लॉक का क्या है? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा और सामान्य हित। हॉब्स की बुक का नाम लेवियाथन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की बुक है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।